हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखो समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। जो हमारा प्रॉपर्टी लॉ चल रहा है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, तो लेकर के आ गए हैं अगला क्वेश्चन हमारे सीरीज का। तो समय है नहीं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए पेन और नोटबुक लेकर के। चलिए, तो क्वेश्चन है आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल विक्रय ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 की धारा 54 से 57 का प्रावधान। मतलब कि इसमें क्या है कि विक्रय क्या होता है, विक्रय कैसे किया जाता है, विक्रय के बारे में जितने भी विक्रय से संबंधित क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप सभी इसी क्वेश्चन को लिखेंगे वहां पर और आपके नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर हम संपत्ति अंतरण अधिनियम भी पढ़ेंगे और विक्रय भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1822 की धारा 54 से 57 तक में विक्रय सेल के बारे में बताया गया है। परिभाषा क्या है से विक्रय की। अब पहले जान लेते हैं विक्रय किसे कहते हैं। सेल विक्रय को धारा 54 विक्रय सेल को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार किसी अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण जिसके बदले में एक ऐसी कीमत जो दी जा चुकी हो या दी जानी है, या जिसके लिए दिए जाने का वचन किया गया है, या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन किया गया हो, विक्रय कहलाएगा। मतलब कि देखो, ए है, ए वो बी से क्या चाहता है, बी के पास है खेत, तो ए चाहता है उसको खेत को खरीद ले। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ए जो है, ठीक है, उसको 20 खरीदने के लिए पैसे देगा। ले भैया 1 लाख रुपए अब ले ले, 10 लाख में तेरा मैंने क्या किया है, खेत ले लिया है, और 1 लाख रुपए ले ले और 9 लाख रुपए बाद में दे दूंगा, और जल्दी से विक्रय कर दे, इसको बेच दे मुझे। तो वो क्या करेगा, 1 लाख रुपए लेकर के उसको बेच देगा, विक्रय कर देगा। विक्रय करके दे दी, देने के बाद में अब वो पैसे को 9 लाख बाकी जो है उसको देगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, विक्रय करना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विक्रय होगा कैसे। अभी तो मैंने समझाया था, लेकिन समझ लेते हैं इसमें भी कैसे होगा। धारा 54 के भाग 2 में विक्रय के ढंग तथा भाग 3 में विक्रय एवं विक्रय संविदा का भेद स्पष्ट किया गया है। धारा 54 में निहित सिद्धांत के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा सारवान विधि मतलब कि सब्सटेंटिव लॉ से संबंधित है, तथा दूसरा हिस्सा प्रक्रिया विधि प्रोसीजरल लॉ से संबंधित है। अधिनियम की धारा 54 में विक्रय कैसे किया जाता है इसका तरीका बताया गया है, जिसके अंतर्गत जहां एक ऐसा अंतरण 100 रुपये या अधिक के मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति की दशा में या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त विषय वस्तु की दशा में विक्रय केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाता है। अचल संपत्ति की विक्रय संविदा वह संविदा है जिसके अंतर्गत उस अचल संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच हुए शर्तों पर होगा। ठीक है, मतलब कि देखो, जो विक्रय करने के 2 तरीके हैं, एक तो सब्सटेंटिव तरीका है और एक प्रोसीजरल तरीका है। अब क्या है कि जो अचल संपत्ति है, जैसे कि ए ने बी को अपनी बाइक देने के लिए कहा, कभी तो मेरी बाइक ले ले, बी कह रहा ठीक है मैं ले लूंगा, तो अब क्या कहेगा, पहले उसकी रजिस्ट्री कर दे। तो इसने उसको 100 रुपये दे दिए, उन 100 रुपये लेकर के इसने इसकी कर दी रजिस्ट्री कोर्ट, उसमें जाकर के तहसील में, कि भाई मेरी जो बाइक है फलाने दिन को, उस दिन को मैं इसको दे दूंगा, इतने रुपए में इसको दी गई है 50,000 में, 100 रुपये मेरे पास में आ गए, 49,900 रुपये ले लूंगा इससे, उस दिन ये मुझे इतने रुपए दे देगा और मैं इसको इस बाइक को दे दूंगा। ठीक है, तो क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ है। चलिए, संविदा के अकॉर्डिंग आगे है, विक्रय में अंतरण विक्रेता की इच्छा से होता है। बिल्कुल सही है। देखो जब तक बेचने वाला जब तक बेचने वाला चाहेगा नहीं तो कैसे बेच देगा अपनी चीज को। अतएव अनिवार्य विक्रय जैसे राजस्व विक्रेता या नीलामी आदि धारा 54 के अंतर्गत नहीं आएगी। मतलब कि जो नीलामी है ना, राजस्व या नीलामी, राजस्व किसे कहते हैं, देखिए राजस्व किसे कहते हैं, अभी आपने देख रहे होंगे कि एक यूपी के वो हैं नामी ग्रामी महान व्यक्ति हैं, क्या नाम था, मुख्तार सिंह, मुख्तार मुस्लिम है, तो भैया उनके प्रॉपर्टी पे कर दिया है कब्जा,
सरकार ने बुलडोजर चला दिया, कब्जा कर लिया, तो वो राज्य के अधीन आ गए, तो उसको बोलेंगे राजस्व। दूसरा है नीलामी, किसी की प्रॉपर्टी पे सपोज के किसी का ये बिल्डिंग है और उसने भैया कर्ज ले रखा है, बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है, तो वो क्या करेंगे, कर्ज देने के भैया दे 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 दे, टाइम बीत गया, वो कहेंगे नहीं देगा तो हम नीलामी कर देंगे, वो कहे कर दो। अब क्या होंगे, ये इसे मुग्गम, मतलब मुग्गम बोलते हैं, उसको बेच देंगे, कि मुग्गम का मतलब मुंह से मौखिक रूप से बेच देंगे। हाँ भाई किसको चाहिए, पहले तो बेच दें, कह देंगे कि हाँ भाई बोली लगेगी, ठीक है, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख लग गई, वो कह देगा 10 लाख से ऊपर अब किसी ने लगी, जिसने बोली लगाई है दे दो उसको, आ जा भी। अब मौखिक रूप से तो ये तेरी हो गई है, ठीक है, मौखिक रूप से तेरी हो गई है, लेकिन अब इसको प्रोसीजरल और कर ले, जरा कागज वागजों को बनवा लो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद है फरारनामा बनाम बनाम फरार लिमिटेड। ठीक है, ये सन मुझे नहीं पता, इतना समय नहीं है मुझे, हिंदी इतनी नहीं आती। के मामले में किसी व्यक्ति ने अपनी कोई संपत्ति किसी ऐसे निगम को बेच दी जिसका वह भी एक भागीदार था। यहां प्रश्न उठता है कि क्या यह विक्रय वैध था। सोलोमन बनाम सोलोमन लिमिटेड का हवाला देते हुए विक्रय को वैध ठहराया गया, क्योंकि फरार बनाम फरार लिमिटेड के अस्तित्व बिल्कुल स्वतंत्र एवं पृथक पृथक थे। समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए विक्रय के आवश्यक तत्व, विक्रय मतलब कि बेचने के आवश्यक तत्व। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत विक्रय के आवश्यक तत्व, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत विक्रय के आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, एक तो इसमें पक्षकार होना चाहिए, क्रेता हो या विक्रेता हो। दूसरी विषय वस्तु होनी चाहिए। तीसरा प्रतिफल हो और चौथा हो स्वामित्व का अंतरण। चारों को चीजों को समझते हैं जल्दी से। देखिए पहला है पक्षकार। विक्रय का पहला आवश्यक तत्व उसके पक्षकार होते हैं, क्योंकि प्रत्येक विक्रय तभी पूर्ण होगा जब उसमें 2 पक्षकार होंगे, जिसमें एक पक्ष विक्रेता व दूसरा पक्ष विक्रेता। क्रेता विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या संपत्ति उसकी निश्चित कीमत देकर खरीदता है। वस्तु या संपत्ति की कीमत देने के बाद वह उस संपत्ति का स्वामी बन जाता है और उस वस्तु वह संपत्ति के सभी अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं। विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या संपत्ति को जो उसके अधिकार व स्वामित्व में होती है उसको बेचता है और उसके बदले में प्रतिफल के रूप में धन प्राप्त करता है। विक्रेता जिस वस्तु या संपत्ति का अंतरण या बिक्री करेगा या करता है उस वस्तु व संपत्ति में उसका विधिक अधिकार होना चाहिए और विक्रय संविदा करने में सक्षम होना चाहिए। पक्षकार का मतलब समझ में आ गए, जो होते हैं गवाह। तो भैया खरीदने वाले का भी गवाह होना चाहिए, बेचने वाले का भी गवाह होना चाहिए। खरीदने वाला वो है जो किसी की संपत्ति को अपनी बनाना चाहता है, बेचने वाला वो है जो अपनी संपत्ति को दूसरे को देना चाहता है। तीसरे नंबर पे आ जाती है कि कुछ प्रतिफल का मतलब भैया जो चीजें लेगा ना, ठीक है, जो चीजें लेगा वो क्या करेगा भैया, चीज लेने के बदले में पैसे धन कुछ तो देगा, उसी को बोलते हैं प्रतिफल। उसके बाद में स्वामित्व का अंतरण, जिसके लिए पैसा दे दिया, संपत्ति ली पैसा दिया, उसका केस खत्म। अब जिसने संपत्ति ली है, जिसने दिया है, वो उसका मालिकाना हक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। विक्रय की विषय वस्तु। विक्रय का दूसरा आवश्यक तत्व विक्रय की विषय वस्तु है, जिसका विक्रय का या अंतरण किया जा सके। मतलब कि ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए जिसका अंतरण किया जा सके, मतलब कि उसको मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे स्थान को दूसरे व्यक्ति का मालिक बनाया जा सके। ठीक है, ऐसी अचल संपत्ति जो पहचाने जाने योग्य हो, जिसको देखकर यह मालूम किया जा सके कि किसी अचल संपत्ति का विक्रय होना है। किसी अचल संपत्ति की पहचान करने के लिए कई तरीके हैं, उनमें से एक संपत्ति की चौधरी से उस अचल संपत्ति को पहचानना आसान होगा। यहां चौधरी से आशय संपत्ति की दिशाओं से है। ठीक है, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा, इन चारों दिशाओं में संपत्ति के आसपास क्या है, यह भी पहचान होती है। समझ में आ गया भैया, जो संपत्ति अंतरण की जा सकती है, बेची जा सकती है, उसी को बेचना चाहिए। नहीं बेचोगे तो महाभारत हो जाएगी, पता है तुम्हें। ठीक है, कि जो महाभारत में द्रौपदी को ही बेच दिया था, उन्होंने दिया था, नहीं तो वो भैया वो मालिकाना हक तो प्राप्त नहीं कर सकते थे उस पर। ठीक है,
बेच दी, ठीक है, बेच दी, विषय वस्तु नहीं थी लेकिन फिर भी बेच दी, लेकिन मालिकाना हक मतलब कि अंतरण नहीं हो सकता था उसका, इस वजह से महाभारत हुई। तो सोच लेना तुम भी अपने जीवन में ऐसा ना हो। अब है प्रतिफल। विक्रय का तीसरा आवश्यक तत्व प्रतिफल, कीमत। अचल संपत्ति के विक्रय होने से पहले मूल्य का निर्धारण होना अति आवश्यक है। कीमत का संकीर्ण अर्थ केवल प्रचलित मुद्रा से है। कीमत की अनुपस्थिति में कोई भी समव्यवहार विक्रय नहीं हो सकता। कीमत का तत्व विक्रय को एक तरफ तो दान जैसे अंतरणों से अलग करता है, ठीक उसी तरह दूसरी तरफ विनिमय या अदला बदली जैसे विशेष अंतरणों से भी विक्रय को भिन्न रखता है। देखिए, प्रतिफल का मतलब है कि एक खेत इसने, ए ने एक अपना खेत बी को दिया, ठीक है, ए ने अपना खेत किसको दे दिया, बी को। तो यहाँ पे खेत नहीं रहा, वो खेत पहुंच गया इसके पास, लेकिन बी के पास में था पैसा, नोट, उसने भैया ये इसको दे दिया नोट। तो ये जो उसके बाद में मतलब प्रतिफल, कुछ देने के बाद जो उसे मिल रहा है उसको बोलेंगे प्रतिफल। समझ में आ गया? चलिए, प्रतिफल मुद्रा भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है। अब देखो, अब है स्वामित्व। स्वामित्व का अंतरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वामित्व का अंतरण ये शॉर्ट में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, ध्यान रखना। विक्रय का चौथा आवश्यक तत्व अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, जिसके अंतरण विक्रेता द्वारा क्रेता के पक्ष में अचल संपत्ति का अंतरण कर दिया जाए। अधिनियम की धारा 54 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विक्रय कैसे किया जाता है, जिसमें संपत्ति के अंतरण का जिक्र किया गया है, जिसके तहत संपत्ति का अंतरण दो तरह से किया जा सकता है। मतलब कि अंतरण का मतलब भैया, अरे तुमने आपने दोस्तों आपने देखा होगा कि अपनी क्या है कि भाई देखो मैंने अपनी बाइक किसी और को दी, ठीक है, अब वो कहे भैया बाइक तो मैं ले रहा हूँ लेकिन इसको नाम करवा दे मेरे। ऐसे ही नहीं चलूंगा, कल तो पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, तो चालान मेरे ही नाम पर आएगा। तो अगर बाइक ले रहा है तो उसको नाम करवा ले। तो जो नाम करवाना उसी को बोलते हैं अंतकरण। समझ में आ गया? चलिए, अंतकरण दो तरीके से हो सकता है। देखिए, एक तो पंजीकृत लिखित विक्रय विलेख पर या फिर संपत्ति के अंतरण द्वारा। अब संपत्ति पंजीकृत लिखित विक्रय क्या है? देखिए, ऐसा अंतरण जहां 100 रुपये या उससे अधिक के मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति की दशा में या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में विक्रय केवल पंजीकृत लिखित द्वारा ही किया जाएगा। अचल संपत्ति के विक्रय पूर्ण के लिए उसका पंजीकरण होना अति आवश्यक है। मूर्त संपत्ति से आशय उस संपत्ति से जिसका भौतिक रूप से अंतरण संभव है, जैसे मोटरसाइकिल, कार, जीप, स्कूटर, साइकिल आदि। समझ में आ गया? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वही था रजिस्ट्री, जो नामकरण हुआ उसी को। दूसरा है संपत्ति के अंतरण द्वारा, जहां विक्रय की गई मूर्त अचल संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से कम, उस दशा में ऐसा अंतरण या तो पंजीकृत लिखित द्वारा किया जाएगा या संपत्ति के परिधान द्वारा किया जाएगा। मूर्त अचल संपत्ति का परिधान तब होता है जब विक्रेता या क्रेता द्वारा बताए गए व्यक्ति को उस संपत्ति पर कब्जा करा देता है, ठीक है। मतलब कि ऐसे भी हो जाए, ये प्लॉट तेरा है, ठीक है, चल हमारा हो गया तो अपने पैसे ले जा, हम अपना आप देख लेंगे, हम भी देख लेंगे कौन ले लेगा। तो उसको बोलते हैं कब्जा, ठीक है। कब्जे द्वारा भी संपत्ति को लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है कि थोड़ा ऊपर पहुंच गए हम। ध्यान दें कि स्वामित्व का अंतरण एवं कीमत की अदायगी या अदायगी का करार उपरोक्त दोनों में एक की भी अनुपस्थिति होने पर किया गया समव्यवहार विक्रय नहीं होगा, ठीक है। समव्यवहार विक्रय नहीं होगा। विक्रय में किसी हित का अंतरण न होकर स्वामित्व का अंतरण होता है। विक्रय के मामलों में स्वामित्व का अंतरण बेनामी की रजिस्ट्री होते ही क्रेता के हो जाता है। दाखिल खारिज व अन्य कार्यवाहियां स्वामित्व के बाकी अंतर की तिथि का निर्धारण नहीं करती, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब कि भैया जब जैसे किसी को हमने दिया तो उसको पेशगी दे दी, पेशगी बोलते हैं, पेशगी मतलब कि पहले ही, मतलब अरे तुम्हारी ये जमीन है भैया, ये लो, तुम्हारी कोई ये जमीन है और इस जमीन ये आज से हमारी हो, ये लो पेशगी, 1 लाख रुपए हम पहले ही दे रहे हैं, ये हमारे नाम पर होगी, रजिस्ट्री कर दो जल्दी से। उसने कह दी चलो ठीक है, रजिस्ट्री कोई जरूरत नहीं है, अब ये तुम्हारी हो गई। अब उसके बाद से वो जब तक वो वैसे तो उसकी हो गई कहने के अकॉर्डिंग, लेकिन जब तक उसकी पूरी पेमेंट ना कर देगा, ठीक है, और उसको अपने मतलब क्या नहीं करा लेगा,
उसको अपने उसमें अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं करा लेगा, बैनामा जिसे बोलते हैं, बैनामा नहीं करा लेगा तब तक उसकी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसका बैनामा हुआ वो जमीन उसी की हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे है कि क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर, धारा 55 के अकॉर्डिंग। धारा 55 का आधार प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस पढ़ाया था ना हमने, वही है, जिसके अनुसार ज्यों ही दो पक्षों के बीच क्रेता एवं विक्रेता के समस्त संबंध स्थापित हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक को एक दूसरे के हितों की रक्षा करनी चाहिए। धारा 55 में कुल 6 पैराग्राफ हैं जिनमें विक्रेता एवं क्रेता के दायित्व एवं अधिकारों को बताया गया है। पहले 3 पैराग्राफ विक्रेता के दायित्व से संबंधित हैं। धारा 4 पैराग्राफ विक्रेता के अधिकार से संबंधित है। धारा का 5वां पैराग्राफ क्रेता के दायित्व में, 6ठा पैराग्राफ क्रेता के अधिकारों से संबंधित है। अधिनियम की धारा 55 केवल विक्रय के मामलों तक ही सीमित नहीं है बल्कि विक्रय के लिए किए गए करारों में भी लागू होता है। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विक्रेता के लिए अनिवार्य होगा कि वह बेची जाने वाली संपत्ति के दोषों को क्रेता को स्पष्ट रूप से बता दे। यह विक्रेता का दायित्व है। संपत्ति में 2 प्रकार के दोष होते हैं। देखिए, अगर कोई अपनी संपत्ति को किसी को दे रहा है, अगर उसमें कोई कमी है तो भैया वो पहले बता देनी चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आती है। तो आपको सबको भी पता है, जो प्रॉपर्टीज में जो कमियां पाई जाती हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रत्यक्ष दोष और दूसरा है अप्रत्यक्ष दोष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। क्या है? धारा 55 का उद्देश्य विक्रेता के कपटपूर्ण आचरण से क्रेता को बचाना है। मतलब कि जो बेचने वाला है वो कपट भी कर सकता है, इसलिए उससे बचाने का ही लिए ही ये चीज बनाई गई है। लेकिन यदि क्रेता को सारवान दोष मालूम है, सारवान दोष, तो विक्रेता पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जानी हुई बातों को क्रेता को फिर से बतावे। यदि क्रेता को संपत्ति से संबंधित दोष का पता लगा लेना आसान है तो अधिनियम की धारा 55 लागू नहीं होगी। मतलब देखो जैसे हमने अब संपत्ति को देखो कि हमारे पास में एक भैंस है, अब वो भैंस हमें बेचनी है तो हम उसको लेकर देखो भैया यूरी भैंस, दूध काट के देख ले, अभी इतना दूध देती है ये, और इसकी जो एक सींग नहीं है, ठीक है, इस तरह से भैंस है, देख ले। अब वो देख रहा है उसको भैया सारा दूध काट के उसने देख लिया भैंस में कमी है, ठीक है, कि वो एक सींग नहीं है उसका, ऐसा है। अब वो ले जाए, उसके बाद में अगर वो कहने लगे यार मुझे पसंद नहीं है, सींग नहीं है, तो उसके बाद उसका जिम्मेदार नहीं होगा वो। समझ में आ गया? ये बोलते हैं सारवान दोष। मतलब उसी समय पर उसने पहले ही बता दिया, पता चलेगा खरीदने से पहले कि इस प्रॉपर्टी में ये कमी है, और फिर भी उसने खरीद ली, तो उसके बाद में जो बेचने वाला है वो उसका जिम्मेदार नहीं होगा, खरीदने वाला जिम्मेदार होगा। देखिए, विक्रेता के दायित्व क्या होते हैं। विक्रय के पूर्व विक्रेता के दायित्व, मतलब कि किसी संपत्ति को बेचने से पहले बेचने वाले के कर्तव्य दायित्व क्या होते हैं। सबसे पहला, सारवान दोषों को बताना। दूसरा, विवाद से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना। स्वत्व पर विलेखों को पेश करना। संपत्ति की देखभाल करना। अंतरण विलेख पर हस्ताक्षर करना और वर्तमान विलंगमों का उन्मोचन करना। ठीक है, ये किसके दायित्व हैं? ये विक्रेता के हैं। अब विक्रय के बाद विक्रेता के दायित्व क्या है? विक्रय के बाद मतलब कि अब होता है जो खरीदने के बाद खरीदार के क्या है। देखिए, सबसे पहला है कब्जा लेना, दूसरा है इस तत्व का व्यवस्थित करना, तीसरा है स्वत्व विलेखों को कीमत पाने पर देना। ठीक है, अब देखो विक्रेता के अधिकार क्या है, हम उनको देखते हैं। विक्रेता के अधिकार क्या है, ये सारी चीजें हैं, डिटेल में आप पढ़ लेना। वैसे तो आप इतने समझदार है, समझ ही जाएंगे। ठीक है, और कोई समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। देखिए, विक्रेता के अधिकार, विक्रय के पूर्व लगान व किराया लेते रहना। मतलब जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, वो उससे पहले उसका किराया ले। ऐसा नहीं है कि उसने रजिस्ट्री करवा ली कि भाई दे देंगे हम पैसे, तो 3 महीने बाद में तो उसने छोड़ दिया, नहीं, वो उसे अपना काम पूरा करता रहे जो पहले उसकी देखभाल करता है। दूसरा, विक्रय के बाद न पाई गई कीमतों पर चार्ज प्राप्त करना। तीसरा है क्रेता के दायित्व। चौथा है कि कीमत अदा करना। पांचवा है संपत्ति पर नुकसान को सहना। छठा है बिकने वाली संपत्ति में उन तथ्यों को बताना, ठीक है, जो उसमें हो। सात है कीमत बढ़ा सकते हो। आठवां है क्रेता के अधिकार,
9वां है अभिवृत्तियों को पाने का हक क्रेता के अधिकार में, और 10 है इसमें कि अदा की गई क्रिय राशि पर चार्ज। ठीक है दोस्तों, अदा की गई देखो अब इसमें ना थोड़ा गड़बड़ सी हो गई, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है, माफी चाहूंगा, थोड़ी सी गड़बड़ सी हो गई इसमें। देखिए, विक्रेता के अधिकार हैं विक्रय से पूर्व लगान व किराया लेते रहना, विक्रय के बाद न पाई गई कीमतों पर चार्ज लगाना। अब यहाँ पर क्रेता के दायित्व है कि कीमत अदा करना, संपत्ति को पर नुकसान अगर होता है तो उसको सहना, और बिकने वाली संपत्ति में उन तथ्यों को बताना जो उसने देखे थे, ठीक है, वो उसकी कीमत भी बढ़ा सकता है। अब क्रेता के अधिकार, अभिवृत्तियों को पाने का हक, अदा की गई क्रिय राशि पर चार्ज लगाना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है आगे आगे है पश्चात क्रेता द्वारा क्रमबंधन। पश्चात क्रेता द्वारा क्रमबंधन, छोटी सी हेडिंग है, समझ लीजिए। देखिए, धारा ये कितने 56 के अनुसार किसी प्रतिकूल संविदा की अनुपस्थिति में यदि ध्यान रखना, 2 अचल संपत्तियां बंधक के रूप में रखी गई हैं और उनमें से एक का विक्रय कर दिया जाता है तथा विलेख में इसका उल्लेख कर दिया जाता है, तो दोनों पक्षकार इस पर राजी होते हैं। यदि बंधक गृहीता को बंधक संपत्ति से अधिक कीमत का भुगतान कर बढ़ जाए तो क्रेता के पास शेष रही है तो उसे अधिक का भुगतान करना क्रेता का दायित्व होगा। ठीक है, आगे है विक्रय द्वारा विलंगम का उन्मूलन। देखिए, धारा 57 के अनुसार विक्रय के मामले में न्यायालय को शक्ति है कि विलंगम संपत्ति विवेकानुसार एक संपत्ति का दूसरी संपत्ति में प्रत्याभूति के रूप में अंतरण कर सकता है। डिक्री में यह लागू नहीं होता है। यदि बंधक गृहीता बंधक राशि लेने से इनकार कर देता है तो वह राशि न्यायालय में जमा कराई जा सकती है। ठीक है, ये अभी हम जब बंधक पढ़ेंगे, ठीक है, और बंधक पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए इनको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है हमारे क्वेश्चन फिनिश। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। शॉर्ट में मैंने पढ़ाई है, लॉन्ग में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और दोस्तों रुको जाते जाते यार लाइक और कमेंट कर दो, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।